हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यह इस सीरीज में हमारा पहला लेक्चर होगा। शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच जो सेंटर है और जो स्टेट है हमारे, तो केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशन है वो किस प्रकार का हो सकता है, कितने तरह का हो सकता है। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो है लेजिस्लेटिव रिलेशन, मतलब लॉ बनाने का रिलेशन, कि कानून कौन बनाएगा और जो कानून बनाया जाएगा उसका एक्सटेंट कहाँ तक होगा, मतलब कौन सा कानून कहाँ लागू होगा और कहाँ नहीं लागू होगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस हम कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रशासनिक रिलेशन, कि प्रशासन कैसे चलेगा, मतलब एग्जीक्यूटिव कैसे चलेगा। और तीसरा है हमारा फाइनेंशियल रिलेशंस, मतलब जो वित्तीय रिलेशन है, वित्तीय संबंध है, कि जो पैसे से संबंधित रिलेशन है, कि किसके पास कौन सा टैक्स का पावर होगा, कौन सा टैक्स कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा। तो ये सभी हम लोग फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो इस 3 हेड में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सा रिलेशन होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी डिवाइड किया गया है और फाइनेंशियल पावर को भी डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखिए कि जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल पावर को डिवाइड नहीं किया गया है। एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ, सभी राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं और फिर उसके नीचे अदर लोअर कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं। और इन सभी कोर्ट का काम है कि चाहे केंद्र का, मतलब केंद्र का कानून हो या राज्य का कानून हो, दोनों ही कानून को लागू करने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करेंगे। तो जुडिशियल पावर का कोई भी डिवीज़न नहीं किया गया है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल का किया गया है। अब इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो लॉ मेकिंग पावर है। लेजिस्लेटिव मतलब क्या हो गया? लॉ मेकिंग पावर। तो लॉ मेकिंग पावर जो है, कानून बनाने की जो शक्ति है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो पार्ट 11 में दी गई है और आर्टिकल 245 से 255 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। तो पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच। अब इसके अंदर मेन 4 चीज़ें होती है कि सबसे पहला जो लॉ बनेगा, जो लॉ बनेगा वो लागू कहाँ होगा, तो मतलब वेयर, कहाँ पर लागू होगा। दूसरा, जो लॉ बनेगा उसका सब्जेक्ट क्या होगा, किसके पास कौन सा सब्जेक्ट जाएगा। और तीसरा, कि जब किसी के पास कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई सेंटर के पास है कुछ सब्जेक्ट, कुछ स्टेट के पास है, तो क्या एक दूसरे से कभी चेंज कर सकता है, कभी किसी पे सेंटर कानून बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहला हो गया टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब जो लॉ बनाए जाएंगे, जो कानून बनेगा उसका टेरिटरी क्या होगा, कहाँ तक वो लागू होगा। दूसरा, जो लेजिस्लेशन के लिए सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र के पास कौन सा सब्जेक्ट होगा और राज्यों के पास कौन सा सब्जेक्ट होगा, स्टेट के पास कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये हो गया। तीसरा है कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन करती है, तो यूनियन लिस्ट पे तो करती है, लेकिन स्टेट के मैटर पे पार्लियामेंट कब लेजिस्लेशन कर सकती है, ये होगा। और चौथा, कि सेंटर का कंट्रोल, मतलब केंद्र सरकार का कंट्रोल राज्यों के कानून पर किस प्रकार से होगा, कि राज्य की विधानसभाएं जो कानून बनाती है उस पर सेंटर का किस तरह से कंट्रोल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसी सब को पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब कहाँ तक कोई भी लॉ लागू होगा। अगर सेंटर ने कोई कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने, तो वो कहाँ लागू होगा, और अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है तो वह कहाँ लागू होगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी भी पार्लियामेंट कानून बनाती है, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है, पार्लियामेंट मतलब केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार जब कभी भी कानून बनाती है तो ऐसा कानून पूरे देश में, या तो पूरे देश में लागू होगा या देश के किसी एक हिस्से में लागू होगा।
मतलब चाहें तो पूरे देश में इसको लागू कर सकते हैं और चाहें तो इसके कुछ हिस्से में लागू कर सकते हैं। ये इस एक्ट में जो भी कानून इस तरह से बनेगा उसमें स्पेशल प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह से अगर राज्य की विधानसभा कोई कानून बनाती है तो वह जिस राज्य की विधानसभा कानून बना रही है उस पूरे राज्य में लागू हो सकता है या उसके किसी हिस्से में लागू हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक राज्य का कानून नॉर्मली दूसरे राज्य में लागू नहीं होता है। अगर कोई कानून बिहार ने बनाया है तो ये कानून यूपी में लागू नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई कानून यूपी ने बनाया है तो ये कानून वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होगा। नॉर्मल केस में ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ स्पेशल केस हैं वो हम अलग से देखेंगे। तो एक तो हो गया पार्लियामेंट का कि पूरे देश में लागू होगा या देश के किसी भी हिस्से के लिए बनाया जा सकता है। दूसरा हो गया राज्य विधानसभा का, तो उस पूरे राज्य में लागू हो सकता है या उस राज्य के कुछ हिस्सों में लागू हो सकता है। तीसरा है हमारा एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन होता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा लेजिस्लेशन जो अपने देश की सीमा के बाहर लागू हो। तो जब देश की सीमा के बाहर लागू होगा तो किस पर लागू होगा? तो वह लागू होगा इंडियन सिटीजन्स पे और उसके प्रॉपर्टी पे। मतलब जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उस पे भी और प्लस उसके संपत्ति पे भी। तो जो प्रॉपर्टी है किसी भी इंडियन सिटीजन का दुनिया के किसी भी हिस्से में वह रह रहा हो, इसको ही हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कहते हैं। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन देश के सभी नागरिकों पर, चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, उस पर और उसकी प्रॉपर्टी पर लागू होता है। और इस तरह का जो कानून है इसको पार्लियामेंट बना सकती है। राज्य की विधानसभाएं ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है। हमने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरे देश के लिए या उसके किसी खास हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और राज्य विधानसभा चाहे तो पूरे राज्य के लिए या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं जहां पर इस तरह से जो कानून बनता है वो लागू नहीं होता है। वो क्या है? तो यहाँ यह ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी कानून को अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख में लागू नहीं होने दे या कुछ चेंज करा के उसको लागू होने दे। तो मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो जो भी कानून संसद के द्वारा पास होता है उसको इन सभी यूटीज में या तो लागू ही ना होने दे, और अगर लागू होता है या तो लागू नहीं होने दे, या फिर अगर लागू होता है तो कुछ अमेंडमेंट के साथ लागू होगा। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो पार्लियामेंट से पास हुए किसी भी कानून को इन सभी यूटीज में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख में या तो लागू होने नहीं देंगे या फिर उसमें कुछ संशोधन के साथ लागू किया जाएगा। इसी तरह राष्ट्रपति को स्पेशल पावर है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहाँ के? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इसी 3 राज्य के हैं, मेघालय के, मिजोरम के और त्रिपुरा के। इन जगहों पर भी वह इन कानूनों को या तो लागू नहीं करेंगे या अगर लागू करते हैं तो कुछ अमेंडमेंट के साथ भी लागू कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। एक एक्सेप्शन ये है। और दूसरा है कि इसी तरह से गवर्नर को भी पावर दिया गया है। कुछ खास राज्यों में गवर्नर को यह पावर है कि पार्लियामेंट से बना हुआ कोई भी एक्ट शेड्यूल्ड एरियाज में या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में या तो लागू ही नहीं होगा या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होगा। तो सेम यही हो गया कि राष्ट्रपति को जिस तरह से यूनियन टेरिटरीज के केस में पावर दिया गया है और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के केस में दिया गया है, चाहे मेघालय हो, त्रिपुरा हो या मिजोरम हो, उसी तरह से गवर्नर को भी यह पावर है कि पार्लियामेंट से पास हुए कानून को वह शेड्यूल्ड एरियाज में, ध्यान रखिए यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया का बात कर रहे हैं हम, शेड्यूल्ड एरिया में और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में या तो लागू नहीं होने दे या लागू करे तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लागू करें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा था हमारा कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो सब्जेक्ट है लेजिस्लेशन के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 लिस्ट बनाई गई और ये सभी लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में दी गई है। कहाँ पर दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है,
उस 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दिया गया है। पहला है हमारा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इनिशियली 97 सब्जेक्ट्स थे और अभी कितने हो गए, 100 सब्जेक्ट हो गए। एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट हो गए। यूनियन लिस्ट में जो ये 100 सब्जेक्ट हैं, इस पर पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर है। इस पर जो भी लेजिस्लेशन होगा, जो भी कानून बनाए जाएंगे इस 100 सब्जेक्ट पे, यह सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है। अब इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट है, तो जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, नेशनल लेवल का सब्जेक्ट होगा, वो सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, एटॉमिक एनर्जी है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशंस है, इंटर स्टेट ट्रेड है, सेंसस है, ऑडिट है, ये सब के सब यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। आप यहाँ पर बस एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। ध्यान रहेगा तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, कौन सा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, या कौन सा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो यूनियन लिस्ट में अभी कितने सब्जेक्ट हैं, 100, और पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर है कि वह इस पर लॉ बनाए। अगला है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर पहले 66 सब्जेक्ट थे और अब कितने हो गए, 61। इन 61 सब्जेक्ट को स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है। इसको एक्सक्लूसिव पावर है, लेकिन कब, नॉर्मल सर्कमस्टांस में। लेकिन अगर कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं तो इस पर कानून पार्लियामेंट बना सकती है। आगे हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट इस पर कब कब कानून बना सकती है। तो बस अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि स्टेट लिस्ट के अंदर वर्तमान में 61 सब्जेक्ट है जिस पर राज्य विधानसभा कानून बनाएगी, और अगर कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आता है तो पार्लियामेंट को भी यह पावर दिया गया है कि वह उस पर कानून बना सकती है। इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ये ध्यान रखिए, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, थिएटर, गैम्बलिंग। तो ये सभी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, और देख के भी क्लियर है कि ये सारे सब्जेक्ट लोकल इंपॉर्टेंस के हैं। तो लोकल इंपॉर्टेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको लगभग सभी को स्टेट के लिस्ट में, राज्य सूची में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। एक लिस्ट हमारा और है, और यह है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट की खासियत यह है कि इस पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और राज्य की विधानसभा भी कानून बना सकती है, दोनों बना सकती है। इसमें वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है, पहले 47 थे, अब 52 हो गए। अब अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ ध्यान रखिए, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट के हैं। इसमें एक बार बस देख लीजिए, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी नॉर्मली कई बार आप एग्जाम में देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग पूछा गया है कई सारे एग्जाम में कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किस सब्जेक्ट में है। तो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसी तरह कई बार ये भी पूछा है कि बुक्स और न्यूज़पेपर किस में है, तो बुक्स और न्यूज़पेपर कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और स्टेट ने भी कोई कानून बना दिया और दोनों कानून अलग अलग प्रोविज़न कर रहा हो, तो उस केस में पार्लियामेंट के कानून को वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर पार्लियामेंट भी कानून बना ले और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना दें तो पार्लियामेंट से बना हुआ कानून जो है इसको सुप्रीमेसी दी जाएगी। तो स्टेट के कानून के ऊपर पार्लियामेंट का कानून यहाँ पर चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए कि कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 सब्जेक्ट थे और अभी कितने हैं, 52, 5 बढ़ गए। जबकि स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे और अब कितने हैं, 61, 5 घट गए। तो यही 5 जो यहाँ पर घटाया गया, इसी 5 को कंकरेंट लिस्ट में बढ़ाया गया। और ये जो 5 ऐड किया गया कंकरेंट लिस्ट में, इसके लिए 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उस समय 5 सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया स्टेट लिस्ट से। राज्य सूची से 5 सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया। और ये जो 5 सब्जेक्ट थे ये थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स,
और कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट आप ध्यान रखेंगे कि कौन से 5 सब्जेक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेजे गए। तो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट मेजर्स हैं, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स हैं। तो ये सब के सब आप ध्यान रखेंगे। अब 3 लिस्ट के अलावा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं हो। तो ये जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं उसको कहा जाता है रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। जो भी ऐसे सब्जेक्ट रह गए वो हो गए हमारे रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। और रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स पे जो कानून बनाने का अधिकार है वह पार्लियामेंट को दिया गया है। तो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट मतलब जो ना तो लिस्ट 1 में है, ना लिस्ट 2 में है और ना ही लिस्ट 3 में है। अगर इस तीनों लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है और ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, तो ऐसे सब्जेक्ट रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स हैं। और रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। हमने पहले ही कहा था कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जब नॉर्मल सर्कमस्टांस होता है तो स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो तो उस केस में स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो जब कभी भी नॉर्मल सर्कमस्टांस है तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना रही है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस अगर है तो कौन बनाएगा कानून? पार्लियामेंट कानून बनाएगी। और ऐसे 5 केस हैं। ऐसे कितने केस हैं? 5 ही केस हैं। अब इस 5 को आपको ध्यान रखना है कि कब कब ऐसा हो सकता है। पहला केस तो तब है कि अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे। अगर राज्यसभा ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दे कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तो उस केस में पार्लियामेंट उस स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी। लेकिन ऐसे किसी भी रिजोल्यूशन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी मतलब जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं, जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और जब कभी भी इस तरह से राज्यसभा रिजोल्यूशन के थ्रू स्टेट के मैटर पे कानून बनेगा तो वो 1 साल तक लागू रहेगा। कितने समय तक? 1 साल तक लागू रहेगा। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो बार बार रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बार बार जो है इस पर क्या करना पड़ेगा? इसको रिजोल्यूशन पास करके राज्यसभा को रिजोल्यूशन बार बार इस पर पास करना पड़ेगा और हर बार 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकेगा। तो आप समझ गए, पहला केस तो यही है कि राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजोरिटी से तो कानून बनेगा, 1 साल लागू होगा। और आगे अगर बढ़ाना है तो रिजोल्यूशन फिर से पास कीजिए और 1-1 साल के लिए बढ़ाते रहिए। दूसरा केस है जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो। अगर किसी पार्टिकुलर स्टेट में या उसके किसी भी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो उस केस में भी राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। 2 केस हो गया। तीसरा है कि अगर राज्य खुद ही रिक्वेस्ट करें। अगर राज्य खुद ही रिक्वेस्ट करें तो सवाल यह है कि क्या एक सिंगल स्टेट रिक्वेस्ट कर सकता है? एक सिंगल स्टेट तो नहीं, सिंगल स्टेट ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। जब 2 या 2 से अधिक स्टेट ऐसा रिक्वेस्ट करें, कम से कम कितने राज्य को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? 2 राज्य को। अगर 2 राज्य कम से कम ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। अब यहाँ पर चूंकि राज्य ने खुद ही रिक्वेस्ट किया है तो उस सब्जेक्ट पर राज्य फिर कानून नहीं बना पाएगी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी और जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करता है, इस दोनों केस में राज्य कानून बना सकती है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया सेंटर के पार्लियामेंट के कानून में और राज्य विधानसभा के कानून में तो पार्लियामेंट से बना हुआ कानून प्रिवेल करेगा। अब यहाँ पर देखिए तो राज्य रिक्वेस्ट कर सकता है और इस रिक्वेस्ट के बेसिस पर अभी तक कुछ कानून बने हैं, जिसमें से जो आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें सबसे पहला ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें राज्यों ने रिक्वेस्ट किया था केंद्र से। इसी तरह दूसरा आप ध्यान रखिए वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। कुल मिला के यह समझिए वाटर पोल्यूशन एक्ट है ये। और इसी तरह एक तीसरा कानून और है जो आपको ध्यान रखना चाहिए,
वह है अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976। तो ये 3 ऐसे कानून हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि यह राज्यों के रिक्वेस्ट पर बनाए गए थे और ये सभी राज्य सूची के विषय थे। ये अलग बात है कि वाइल्ड लाइफ वाला अब जो है कंकरेंट लिस्ट में आ चुका है। यहाँ पर आप देख चुके हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो ये कब हुआ? 1976 में, जबकि ये कानून कब बना? 1972 में। तो इस समय तो ये राज्य सूची में था, तो ये जो कानून जब बना था तब राज्यों ने रिक्वेस्ट किया था। अब एक चौथा प्रोविज़न ये है कि जब कभी भी किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करना हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करना हो कभी भी, तो उस केस में भी राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और एक लास्ट 5वां केस यह है कि जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, अगर राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उस केस में भी सेंटर राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो ये 5 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जबकि राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सेंटर का कंट्रोल। सेंटर का कंट्रोल किस पर? स्टेट लेजिस्लेशन पर। मतलब जो राज्य सरकारें कानून बनाती है उस पर सेंटर किस तरह से कंट्रोल करती है। तो कुछ ऐसे बिल्स होते हैं उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखने का प्रावधान है। गवर्नर कई बार क्या करती है कि कुछ राज्य सरकार से कोई बिल पास होके आया विधानसभा से, और जैसे ही पास होके आता है तो गवर्नर उस पर अपना अप्रूवल नहीं देकर उसको राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए चला गया। जब राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए चला गया तो ये सेंटर का कंट्रोल है, नहीं तो पास हो जाता ये बिल। इसी तरह कुछ ऐसे भी बिल्स होते हैं जो बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पेश ही नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे भी बिल्स हैं जिसको विधानसभा में पारित कराने के लिए, विधानसभा में रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। और इसका एक एग्जाम्पल आप यह ले सकते हैं कि जब कभी भी रेस्ट्रिक्शन लगाना हो ट्रेड और कॉमर्स पे, अगर ट्रेड और कॉमर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाना हो तो इस केस में राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। और ये रेस्ट्रिक्शन इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार होता है, अगर इस पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाना हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता है कि दूसरे राज्य से जाने वाले सामान पे, व्यापार व्यवसाय पे कुछ प्रतिबंध लगाए, ऐसा नहीं कर सकता है। जब कभी भी ऐसा करना होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, और अगर राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देते हैं उसी केस में वह बिल राज्य की विधानसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। और एक तीसरा ये भी है कि जब कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई हो देश में, उस समय सेंटर राज्यों को डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी मनी बिल्स हो या कोई भी फाइनेंशियल बिल्स हो वो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रखा जाए। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात लगी हुई है तो उस केस में जितने भी मनी बिल्स होंगे राज्यों में या फाइनेंशियल बिल्स होंगे वह राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रखने के लिए कहा जा सकता है। तो यह हमारा था केंद्र और राज्य के बीच जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं। तो केंद्र राज्य के बीच लेजिस्लेटिव रिलेशंस हमने आज पढ़ा। अगले लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे जब हम इसमें एग्जीक्यूटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।